माइक म्यूट है, अभी भी म्यूट है। सर नहीं मैडम बेटा। हम्म। तो तो हम अपनी बात को पूरी करते हैं बेटा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बातचीत की कला के सिद्धांत को ही बताया गया है कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आप अपने परिवार में आपके पापा ने प्रॉमिस किया कि बेटा हम आज शाम में ऑफिस से आएंगे तो आप लोगों को कहीं घुमाने के लिए ले चलेंगे। हो सकता है कि आपके पापा को कुछ वर्क प्रेशर ऑफिस में ज्यादा हो गया हो, या कुछ बॉस से अनबन हो गई हो, उनका मूड सही नहीं है, और आप पापा के आते ही कहते हैं, आपका वैसे में क्या फर्ज बनता है कि आप पापा को शाम में घर आने दें, उनका मूड देख लें, उनसे पानी पूछें, उनका मूड देख लें, उसके बाद आप पापा को कहें कि पापा आपने कहा था कि आज शाम में हम लोगों को घुमाने ले जाएंगे। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, बेसब्र होते रहते हैं। अगर पापा को 5 मिनट भी लेट हो गई तो परेशान हो जाते हैं, पापा फिर नहीं आए, उनको तो हमेशा प्रॉमिस करते हैं, कभी प्रॉमिस नहीं निभाते, और पापा के आते आते आपने दरवाजा खोला और ये कह दिया, क्या पापा आप फिर लेट से आए, हम लोग घूमने कब जाएंगे। अब सोचिए कि पापा का ऐसे में क्या मूड होगा, आपके व्यवहार से उन पर क्या बीतेगी, और उसके साथ वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सोचिए। तो बात अपनी पापा, अगर आप प्यार से कहते हैं कि पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने कहा था आज घुमाने ले जाएंगे, पापा आज हम लोगों को जाना है या नहीं, पापा को इच्छा नहीं भी होगी तो वो आपको जरूर घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि आपकी बात से उनके इतना प्यार झलकेगा कि उन्हें इच्छा हुई कि नहीं, बेटे के मन को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। आपकी मम्मी दिन भर किचन में काम करती हैं, खाना बनाती हैं आप लोगों के लिए, घर जाते हैं बैग फेंके और उसके बाद मम्मी आज क्या खाना बना, बेटा दाल चावल बैगन की सब्जी, फिर आज बैगन बनाई, बैगन मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आपका ये तरीका हुआ बोलने का। और एक आप कहेंगे, मम्मी बैगन मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज आप मेरे लिए कुछ बना दीजिए, भुजिया बना दीजिए, कुछ बना दीजिए। देखिए मम्मी कितना प्यार से, क्योंकि मम्मी दिन भर मेहनत करती हैं, और आप आकर इस तरह से मम्मी पर बिगड़ पड़ते हैं, तो मम्मी के मन की भावना को सोचिए क्या बीतेगी। आप इसी बात को प्यार से कहते हैं, खा ले बेटा, ये ठीक है, लेकिन सब बच्चों में ये समझदारी नहीं होती है, जो मिले वो खा ले, ऐसी समझदारी हर बच्चों में नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अपने मन की खानी है तो आप प्यार से मम्मी से कहें कि मम्मा मुझे ये पसंद है, आप प्लीज मेरे लिए ये बना दीजिए, मैं खाऊंगा, ये मुझे पसंद है, मैं ये खाऊंगी। हाँ, इतना में, हाँ सही बात है, मम्मी मेहनत करती है ना, आप पूरे फैमिली के लिए वो दिन भर काम करती हैं। ऐसे में प्यार का दो बोल आपका जो होगा वो मम्मी के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। और मम्मी दिन भर परेशान होती है और आप र्यूड ढंग से बात करते हैं, कड़वे ढंग से उनसे कुछ भी बोलते हैं, कड़वी बानी, तो सोचिए मम्मी पर क्या बीतेगी। क्या आपका फर्ज ऐसा बनता है कि मम्मी के मन को दुखी करे। छोटे भाई से अगर आप बात कर रहे हैं तो छोटे भाई से भी आप उतने ही प्यार से बात करें, कुछ भी कहना है, क्योंकि छोटा आपसे समझदार कम है, आप बड़े हैं, आप में समझदारी ज्यादा होनी चाहिए। आप छोटे को प्यार से समझाएंगे, देखो बाबू ये अच्छी बात नहीं है ये और तुरंत यदि आप कहते हैं मना किया था ना, ये तुमने क्यों किया, बहरे हो सुनते नहीं हो, आपकी ये भाषा, और आप प्यार से कहे बाबू ऐसे नहीं करो, मना किए थे ना बेटा, बाबू इससे ये हानि है वो हानि है, आप दो चार बात बताएं, मैं अगली बार आपके लिए ला दूंगा, ये देखिए वो बच्चा मान जाएगा। लेकिन आप अगर उसके साथ रूडली बात करते, देखिएगा उस बच्चे का जवाब भी सेम उसी तरह से आपके लिए आएगा। वह बड़े छोटे का लिहाज भूल जाएगा, उसे यह ध्यान ही नहीं रहेगा, उसे लगेगा भैया ने मुझे इस तरह से बात किया तो मैं भी भैया से इसी तरह से बात करूंगा। तो किसी से इज्जत पाने के लिए पहले हमें उसे इज्जत देनी पड़ती है, इसका ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। बिना इज्जत दिए हम इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम चाहें, हम टीचर हैं, अभी हम आपको डांट डांट के आई सुनते नहीं हो ये वो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, आप मजबूरन हमारी बात सुनेंगे, नहीं होगा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बोली में मैं बेटा ऐसे करना चाहिए बाबू, बच्चों के से ज्यादा मैं बेटा बेटा शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पढ़ाते समय मुझे लगता है कि एक माँ वाली फीलिंग अंदर से आ जाती है, जैसे लगता है मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, और इस फीलिंग्स के साथ पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप अगर अच्छा करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप कम से कम याद तो करेंगे कि आपने किस किस टीचर से शिक्षा प्राप्त की थी और क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो वही बात होती है, आप जहां भी जाएं अपनी बोली का ऐसा प्रभाव छोड़ दें कि सामने वाला मंत्रमुग्ध होकर के आपकी बात को सुनता रह जाए, और वह आपकी एक एक बात पर अमल करने के लिए
मजबूर हो जाए। बोली में थोड़ा हंसी मजाक भी होना जरूरी है, बिल्कुल ये नहीं कि एक समान निरस तरह से बात कर रहे। बोली में थोड़ा सा हास परिहास भी होना बहुत जरूरी है, हंसी मजाक भी करे बीच में, लेकिन शालीनता से, वल्गर बात नहीं। अब जैसे आपने शायद बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय पूरा है, कहानी के साथ में पढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक कहानी सुनाती हूँ कि एक राजा थे, उन्हें माड़ पीने की बहुत बुरी आदत थी। माड़ समझते हैं क्या होता है? चावल से, हाँ, चावल का पानी, चावल पकने के बाद जो हम पानी निकालते हैं ना, उसे माड़ कहते हैं, जो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। और जब दुबले पतले बच्चों को या किसी को दस्त हो रहा तो उसे खास करके उसे दिया जाता है पीने के लिए, उससे पेट पाचन शक्ति मजबूत बनती है। उसमें थोड़ा नमक डालते हैं, स्वाद आ जाता है, उसे पीते हैं। तो राजा को यह बहुत पसंद था, वह उन्हें पीने की आदत थी। तो राजा के यहाँ चावल बना, रानी ने अपने, रानी हाँ, एक दरबार में एक उनका नौकर था मुंह बोला, जो बहुत ज्यादा बोलता था, उसे समय की बिल्कुल समझ नहीं होती थी कि वह कब कहाँ क्या बोल जाएगा। और वह, रानी ने संदेशा भिजाया उसी नौकर से कि जाओ, राजा दरबार में है, उनको जाके कहना कि चावल का मार निकल गया है, आकर के पी लें। अब ये बात दरबार में जाके कहनी थी, तो उसे अपना वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए था दिमाग। वह बड़े दरबार में जाके कहता है कि महाराज की जय हो, आपको रानी ने मार पीने के लिए बुलाया है। राजा एकदम शर्मिंदा हो गए और वे सर झुकाए हुए धीरे धीरे महल से बाहर आ गए, और बाद नौकर को बुला के कहा कि तुम बड़े बेवकूफ, ऐसे बोला जाता है? ये बोलने की का तरीका है? महल में आए थे तो तुम्हें धीरे से आके कान में ये बात कहनी चाहिए थी ना, तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो नौकर बोला गलती हो गई, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। तो राजा के घर बहुत दिन से कोई संतान नहीं थी, हो रही थी। रानी को एक बेटा हुआ, खुशी की खबर थी। राजा के पास दौड़े दौड़े फिर वह नौकर गया खुशी का संदेशा देने के लिए, और राजा के कान में कहता है कि राजा जी, आपको बेटा हुआ है। राजा खुशी से एकदम चिल्ला उठे और उन्होंने कहा कि धर्म मूर्ख, इतनी बड़ी खुशी की खबर और कान में आके देता है? तुम्हें तो पूरे गाजे बाजे के साथ आना चाहिए था महल में, और बाजा बजा करके ये खुशी की खबर देनी चाहिए थी, तुमने कान में ये खबर दी, इतनी बड़ी खबर। राजा ने बहुत डांटा, फिर वह माफी मांग लिया कि गलती हो गई राजा जी, अगली बार से इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन बदकिस्मती से राजा का वह बेटा मर गया। अब ये पूरा बाजा बजाते हुए महल में गया और कह रहा है राजा जी, आपका बेटा मर गया, और बाजा बजाते हुए महल में पहुंच गया। तो आप यहाँ ये बताइए कि क्या उस नौकर ने किसी भी जगह समझदारी से काम लिया? मार पीने की खबर भी वह जाके महल में चिल्ला के देता है, बेटा होने की खबर वह कान में देता है। तो हमें यह हाँ, नहीं, बुद्धि नहीं बेटा, बोलते हैं ना। देखिए बेटा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से हमें ज्ञान जो हो जाता है, लेकिन बोलने की कला का विकास हमारा नहीं हो पाता है। बोलना भी एक कला है, ज्ञान तो हम अर्जित कर लेते हैं। हमने बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी हिंदी पढ़ी, लेकिन अगर हम उतनी बड़ी बड़ी हिंदी आपके साथ, उतनी कठिन हिंदी यदि हम अभी आपको बोलना शुरू करें, आपके ऊपर से गुजर जाएगा, क्या आप मेरे ज्ञान से लाभ उठा पाएंगे? हरगिज नहीं उठा पाएंगे। हमें जब 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो 8 के स्टैंडर्ड तक आके हमें अपने भाषा को संयमित करके आपको बताना है, ताकि आप आसानी से उसे ग्रहण कर सकें। अब इतना सारा ज्ञान हम आपके सामने उड़ेल दे जो बिल्कुल आपके ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं और मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, और अपनी भाषा का इस्तेमाल मैं आपको सुनाने में करने लगी, अपने विद्वता का प्रचार करने लगी, तो क्या आप उससे फायदा ले पाएंगे? जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सुने हैं ये कविता? दोहा। खजूर का पेड़ बहुत लंबा, बहुत बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे किसी राही को फायदा होता है? ना वो भूखा व्यक्ति उसे खा करके अपनी भूख मिटा सकता है, और ना ही कोई थका हारा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आकर के छाया को प्राप्त कर सकता है। तो बड़ा होने से फायदा क्या हुआ? वही बात हुई, ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें बोलने का सलीका नहीं है, तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा है। हम 4 पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर बैठ करके अपनी बात को नहीं समझा सकते हैं, फिर हमारा वो ज्ञान अधूरा है, किसी काम का वो हमारा ज्ञान नहीं है।
तो हमें अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करना चाहिए, बोलते समय, हंसते समय। अब हंस रहे हैं तो किसी के देह पर गिर करके हंस रहे हैं, किसी को मार मार के हंस रहे हैं, पीठ पर उसका लाल कर दिए मार करके। क्या ये हंसने की कला है? हंसने में भी शालीनता है। जिस तरह से खाने में, उठने में, बैठने में, सोने के लिए दिया जाए, आप और आपके भाई सो रहे हैं, आधे से अधिक बिस्तर पे आपने अपनी पैर फैला दी और सो गए, भाई को जगह ही नहीं बचा, क्या होगा? लड़ाई होगी। तो क्या ये सोने का तरीका है? नहीं है। हर क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, बेड पे बैठ के, अभी आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। आपने सारी कॉपी, क्लास ओवर हुआ, कॉपी किताब बेड पर फैला करके उठ गए, क्या मम्मी इससे खुश होगी? कभी नहीं खुश होगी, क्योंकि आपका वहां पे क्या फर्ज बनता है? आपने पढ़ाई की, आप अपने, हाँ, कॉपी किताब को जगह से, क्योंकि कॉपी किताब की आप इज्जत करेंगे तभी तो शिक्षा भी आपकी इज्जत करेगी। आप उसे सलीके से जगह पे रखे, आप याद रखिए कि आपने कौन सी कॉपी कहाँ रखी, कौन सा किताब कहाँ रखा, ताकि आपको जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपको ढूंढना ना पड़े। पढ़ने का मूड ही चौपट हो जाता है अगर जरूरी नोट्स और किताब नहीं मिलते हैं समय पे, तो क्या पढ़ने का मूड नहीं चौपट होता है? झुंझला हाँ, झुंझलाहट भी अपने ऊपर आने लगती है। तो हमें ये सब चीज में, जीवन के हर चीज में हमें सलीका से बात करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सलीके को छोड़ देंगे और हमारे क्या कहते हैं, उस तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि हम सलीका को छोड़ देंगे, हमारा व्यक्तित्व जो है वह नकारा हो जाएगा। इसलिए बातचीत में जितनी सावधानी, जितनी जितनी सजगता और जितना संयम बरत सकते हैं, हमें यह बरतना चाहिए, क्योंकि यह एक अमोघ अस्त्र है दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए। आप बोली के द्वारा दूसरे के दिल में राज कर सकते हैं। जैसे कौवा और कोयल में अंतर आपने देखा है ना? अपनी बोली के बल पे ही ना कौवा सबके दिलों में कोयल सबके दिलों में राज करती है। और कोयल को कोई सुनना पसंद करता है? कोयल की कर्कश आवाज किसी को अच्छी लगती है? कोयल को हर कोई, सॉरी, कौवा की, बार बार गलत रिपीट हो जा रहा है बेटा। कोयल की मधुर आवाज ही दिलों में जगह बनाती है, लेकिन कौवे की कर्कश आवाज हमारे दिलों में जगह बना पाती है? नहीं बना पाती है, नहीं बना पाती है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम कोयल की तरह मधुर वाणी बोले, सबके दिलों पर राज करें। और ये नहीं कि अगर हम किसी से कोई हंसी की बात ही बता रहे हैं, सुनो सुनो, हा 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 हा, ऐसा हुआ, हा हा, ऐसे बोलेंगे तो बोली का प्रभाव ही नष्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा हंसी मजाक या बहुत ज्यादा ठिठोली, ये भाषा को विकलांग बना देता है। विकलांग समझते हैं ना? अपंग, अपाहिज बना देता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी बात को ना खींचना चाहिए और ना ही उस पर ये बोलने में ज्यादा हंसी मजाक, ये नहीं, हंसी मजाक को शामिल करें लेकिन एक लिमिट तक। इस चैप्टर में आपको 2-3 कहानी के माध्यम से बताया गया। एक तो बीरबल की कहानी बताया गया है और एक नवविवाहिता की कहानी को बताया गया है। हाँ, तो ये सब कहानी का उदाहरण देकर के इस चैप्टर को समझाया गया है कि हमें बातचीत में किस तरह का संयम और किस तरह की कला को बरतनी चाहिए। ये हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पास यदि किताब है, आपको कोई शब्द बहुत मुश्किल लग रहा हो तो उसका अर्थ मैं बता देती हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगी। कोई ऐसा मुश्किल शब्द है या जो बच्चे ने पढ़ाई की है इस अध्याय की, उस बच्चे को कोई परेशानी आई है? बोलिए। लास्ट, प्रेरणा स्रोत, यानी प्रेरणा, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं ना, आइडियल मानते हैं, जिससे आप अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, वह प्रेरणा स्रोत हुआ। प्राप्त करने का स्रोत मतलब प्राप्त करने का जरिया, जिससे आप प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अच्छी सीख प्राप्त करते हैं, वह प्रेरणा स्रोत हुआ। हर व्यक्ति के जीवन में एक आइडियल होता है ना, वह उसकी तरह बनना चाहता है, तो उसी को प्रेरणा स्रोत कहते हैं। हाँ, अनमेल प्रसंग, जिसका कोई मेल ना हो वह अनमेल हुआ। और हास्य मतलब हंसी, बिना मेल की। जैसे आप किसी के घर दुख के माहौल में गए, किसी के घर कुछ मातम हो गया, आप वहां गए और 2-4 बूंद घरियाली आंसू गिरा करके और कहने लगे कि सुनिए ना, एक खुशखबरी है, हमारे बेटा को नौकरी हो गई है।
तो आप गम में गए और वहां खुशखबरी आप सुनाने लगी कि मेरे बेटा को नौकरी हो गई। सुनिए ना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या आपका यह बात वहां मेल करेगा? किसी की खुशी में आप शामिल होने गए, किसी के बेटे की नौकरी हो गई या किसी के बेटे का जन्मदिन है, आप खुशी में गए और पार्टी उसने रखी कि भाई मेरे बेटे को नौकरी बहुत अच्छी हो गई, हमने पार्टी ऑर्गेनाइज किया। आप उस पार्टी में जाते हो और आप वहां जा करके चलिए चलिए बधाई हो, आपका बेटा तो बहुत अच्छा किया, मेरा नासपीटा कब नौकरी करेगा, क्या मेरा तो किस्मत खराब हो गया ऐसा बेटा पा करके, ये वो आप इस तरह की बात करते हैं वहां। तो क्या ये वहां मेल खाता है? आप दूसरे की खुशी में गए हैं तो वहां आप खुशी जाहिर करेंगे कि बहुत बहुत खुशी की बात हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके बेटे को नौकरी हो गई। हाँ बिल्कुल सही। अरे क्या है, कारज धीरे होत है। हाँ हाँ वो नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया। जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, ये जो कह रहा है ना, वो दोहे की पंक्ति है। सार्थक जो कह रहा है उस दोहे की यह पंक्ति है। निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। आप इसी के बारे में कह रहे हैं ना? हाँ 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 बिल्कुल सही बात है कि आप सही समय पर भी आपकी बातों का वजूद खत्म हो जाता है, नीकी पर फीकी लगे। हाँ, नीक अवसर पे भी आपकी बात फीकी लगने लगती है। नीक मतलब उचित, सही अवसर। सही अवसर पे भी आपकी बातों का वजूद खत्म हो जाता है, वो फीकी हो जाती है। क्यों? बिना अवसर की बात, क्योंकि आप बिना अवसर का बात कर रहे हैं, खुशी के समय दुख का और दुख के समय खुशी की बात कर रहे हैं, तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहा, जैसे युद्ध के मैदान में यदि कोई प्रेमी प्रेमिका मिल करके गाना गाने लगे, युद्ध का मैदान सजा हुआ है, दोनों तरफ से योद्धा रन के बिगुल बजने का इंतजार कर, और ऐसे में कोई नायिका पायल छनकाती हुई आ जाए या कोई प्रेमी प्रेमिका आकर के गाना गाने लगे, तो क्या वह उचित देता है? युद्ध के मैदान की मर्यादा है वो? मर्यादा को बनाए रखता है? नहीं। हमें इसलिए हर जगह का, युद्ध का मैदान युद्ध के लिए होता है, क्रीड़ा का मैदान क्रीड़ा हंसी मजाक के लिए होता है, हर जगह बना हुआ है। और अगर हम गलत जगह ऐसा काम करते हैं तो फिर खाने के लिए डाइनिंग टेबल बना हुआ है, आप बेड पर बैठ के खा लेते हैं, क्या वो सही चीज है? नहीं है। फिर वही बात है कि बिना अवसर का कोई भी कार्य जो है वह वजूद को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा हमें अवसर देख करके किसी भी कार्य को करना चाहिए। कुछ बोलने के पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला उससे आहत ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे। आप अपनी बात भी कह दें, और बात में बहुत ज्यादा रोष नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप अगर गुस्सा है भी आपके अंदर तो आप उसे दबा करके सलीके से बात करें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। बड़े को सम्मान देना आपका फर्ज है, लेकिन छोटे को आप प्यार देंगे तभी बदले में वो आपको सम्मान देगा। क्योंकि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना? अब न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो आप जैसा दूसरे के साथ करेंगे उलट करके वैसा आपके साथ ही होगा। इसलिए आप अपना व्यवहार सही रखेंगे तभी कोई आपके साथ अपना व्यवहार सही रखेगा। और कोई ऐसा शब्द है इसमें? आप देखिए, आपको अगर परेशानी हो रही हो, बाकी चैप्टर तो एक बार आप रीडिंग डालेंगे तभी होगा, नहीं तो आप जैसा कहें मैं रीडिंग डाल डाल के पढ़ाऊंगी तो फिर समय लगेगा और भी। महिमा हरण यानी कि हरण मतलब चोरी करना, और महिमा किसी की मर्यादा का हरण करना, किसी की महानता को नष्ट कर देना महिमा हरण कहलाता है। हम्म। और कोई ऐसा, जैसे इसमें दिया है भाव मणियों। भाव मणियों का क्या अर्थ हुआ? आपका स्टार्टिंग लाइन है चैप्टर का, भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयगम बनाने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को प्राप्त है। आपने इस लाइन का अर्थ समझा? क्या अर्थ है इस लाइन का? आप आप समझे इस लाइन का अर्थ? ये गोलू गोल्ड कौन है? अभिव्यक्ति मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी बातों को कहना।
तो ये देखिए, हमने इस पहले लाइन का पहले अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये लाइन मेरे हिसाब से थोड़ा क्लिष्ट है, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर, यानी भावना रूपी मणियों, मणि का अर्थ होता है मोती, और भाव मतलब भावना, भावना रूपी मोतियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति, यानी अपने आप को क्या कहते हैं, प्रदर्शित, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना, अभिव्यक्ति करना हुआ, करने की, और भावों को हृदयगम करने की क्षमता। हृदयंगम मतलब क्या होता है, हृदय में बसा लेने की, हाँ, हृदय के अंदर बसा लेने की क्षमता, मन में, हाँ, बैठा बसा लेने की क्षमता इस चराचर जगत, यानी कि इस सजीव जगत में, इस सजीव संसार में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इस गतिशील समाज दुनिया में सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है, यानी अपनी भावनाओं को शब्द के रूपी धागे के, अपनी भावना रूपी मणियों को, हाँ, शब्द सूत्र के में मोती के, भावना की मोती को शब्द सूत्र के धागे में पिरो करके और उसको हृदय में स्थापित कर लेना, यानी गले में पहन के हृदय पर स्थापित कर लेने का की कला इस संसार में सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। हाँ, बाकी और किसी को प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। जो व्यक्ति बातचीत करने की कला जानता है वह जीवन में सबसे अधिक आनंद प्राप्त कर सकता है। वह आनंद, जीवन के हर अवसर का वह आनंद उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है। आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है वह आपकी बोली से झलकता है। आप किस तरह के परिवार से बिलोंग्स करते हैं या आपकी बोली बताती है, और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। और जो अच्छा श्रोता होता है वही दूसरे की अच्छी बातों को सुनता है, समझता है और उससे लाभ उठाने की कोशिश करता है। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ का अंतर हुआ। मतलब मनुष्य, टोटल का निचोड़ क्या हुआ कि ईश्वर की बनाए समस्त जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपनी भावनाओं को मोती के रूप में शब्दों के धागे में पिरो करके अपने हृदय में स्थापित करने की कला रखता है, और दूसरे की भावनाओं को समझने की और अपनी भावनाओं को दूसरे तक स्थापित करने की भावना सिर्फ मनुष्य में ही होती है। शब्द सूत्र, यानी सूत्र मतलब धागा होता है, शब्द रूपी धागा। यहाँ शब्द धागा का काम कर रहा है और भावना जो है वह मोती का काम कर रहा है। भाव मणियों यानी भावना रूपी मोतियों को शब्द सूत्र या शब्द के धागे में पिरो करके, डाल करके, मोतियों के अंदर डाल करके हृदय में स्थापित करने की कला सिर्फ मनुष्य में है। अब आप समझे इस लाइन का अर्थ। लाभान्वित मतलब लाभ उठाना, लाभ से लाभान्वित बना है। आप लाभ उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, यानी आप लाभ उठा सकते हैं। और कोई ऐसा शब्द? हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। आप एक साथ 2-3 बच्चे बोल रहे हो बेटा, आप लिख करके अपनी बात बोलो, नहीं आवाज आ रही है आपकी। देखिए आपके हाँ, उपेक्षित मतलब नजरअंदाज करना, तिरस्कार करना किसी का। कटुता मतलब कड़वा, कटुता यानी कड़वाहट। हाँ, अस्थि, सतत मतलब लगातार। उपास्थि, क्या शब्द आप बोल रहे हैं। लाभान्वित शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है सार्थक शायद। क्या हुआ?
दृष्टिगोचर समझते हैं? दिखाई देना। धार्मिक गोष्ठियों, यानी धार्मिक सभाएं जो होती हैं उसको धार्मिक गोष्ठी कहते हैं। खा लिया यार तो नहीं रिकॉर्ड हुआ क्या? अरे आवाज ही नहीं है।